जब भी आप मार्केट को आप बड़े करने के लिए जाओगे, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए जाओगे और बड़े व्यापारी के साथ जुड़ना चाहोगे, वो आपके बिजनेस की पूरी इंक्वायरी, इसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, वो ड्यू डिलिजेंस करेगा। और जब देखेगा कि आपका बिजनेस जो है वो ब्लैक में ज़्यादा है, वाइट में कम है, तो आपके साथ में वो धंधा नहीं करेगा। आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिसर कभी भी मेरी ऑफिस में पहुंच जाएगा, इतने सारे मेरे ब्लैक के ट्रांजैक्शन होते हैं, इतने सारा कैश का ट्रांजैक्शन होता है, अगर वो सारी चीज़ें इंक्वायरी आ गई तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा। ईगो में आके गलत डिसीजन लिया, एरोगेंट हो गए, थोड़ा कस्टमर से मिलना बंद कर दिया, मार्केट में जाना बंद कर दिया, लोगों की चीज़ों को समझना बंद कर दिया, और उसके बाद उनकी सिचुएशन ऐसी आई कि उनका जो बिजनेस बना था वो भी माइनस में चला गया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। ओके, सो आज के पॉडकास्ट में सर मैं एक ऐसा कंटेंट आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एंड आपके थ्रू हमारे बिजनेस ऑनर तक कुछ ऐसे आंसर पहुंचाना चाहती हूँ उनकी गलतियों के बारे में। हम लोगों को कंसल्टिंग करने के लिए फील्ड पे जाते हैं, पैन इंडिया में ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं। प्रॉब्लम तो सभी लोग बहुत सारी शेयर करते हैं, बट उन्हें खुद की गलतियां समझ नहीं आती है। वो कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जानना और समझना। वो जानते सब हैं, उन्हें पता भी है मैं ये गलती कर रहा हूँ, बट एक्सेप्ट करके उसे सुधारना कैसे है उसके ऊपर में वो काम नहीं करते हैं। राइट। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन गलतियां जो कि मार्केट में देखी गई हैं, वो आज मैं लेके आई हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर में, और फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर में 3 से 4 चीजें। एक तो ओनर का रेगुलर फ्लो के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान देना, काला और सफेद के ऊपर में धंधा करना, और उसी के साथ साथ में बजटिंग ना करना। तो ये सारी चीजें ऑनर करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ नया करूं। तो क्या सॉल्यूशन है सर इसका? राइट। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि गलती को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गलती क्या क्या करते हैं एज अ ऑनर, कोई भी बिजनेसमैन होता है तो गलतियां क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली गलती ये होती है कि अपने बिजनेस को वो बड़ा कर लेते हैं बहुत जल्दी बिना स्टेबल किए। मतलब एज एग्जांपल, आपका एक रेवेन्यू आना चाहिए जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करे। जैसे एज एग्जांपल मान लेते हैं आपके हर महीने के 5 लाख के फिक्स एक्सपेंसेस हैं। अब फिक्स एक्सपेंसेस क्या क्या है? सैलरीज हैं, लाइट बिल्स है, रेंट है, आपके EMIs है, ऐसे कुछ होते हैं जो आपका बिजनेस चले या ना चले फिर भी आपको हर महीने तो पे करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं एज एग्जांपल 5 लाख रुपए फिक्स है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ज़्यादातर ऑनर वो 5 लाख सिक्योर किए बिना ही अपने बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल किसी महीने में उनका प्रॉफिट हो गया 10 लाख। अब 10 लाख का प्रॉफिट हो गया तो 5 लाख का उनका खर्चा था, अब 5 लाख रुपए उनको दिख रहा है कि प्रॉफिट आया, और उनको ऐसा लग जाता है कि हर महीने ये प्रॉफिट मेरा आएगा। तो क्या कर लेते हैं, वो 5 लाख रुपए का कोई बड़ा सा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा डेड इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि गाड़ी खरीद ली, अपने खुद के लग्जरी के लिए 5 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब उनका एक फिक्स एक्सपेंसेस आ गया जो अभी तक नहीं था। अब 5 लाख का एक्सपेंसेस बड़ी मुश्किल से आप कवर कर रहे थे, और आपने क्या किया, एक एक्सपेंसेस और ऐड किया बिना आपकी इनकम को बढ़ाए। तो पहली गलती होती है कि बिना इनकम को बढ़ाए वो अपने एक्सपेंसेस को और बढ़ाते जाते हैं, जिसके अंदर होता क्या है, एक समय में आपके पास फाइनेंस कम पड़ जाता है, आप बाहर से पैसे ले आते हो, आप ब्याज से पैसे ले आते हो, आप बैंक के पास जाते हो और कहीं से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है, और फिर आपकी सैलरी देने में आपको लेट होता है, आपको वेंडर को पेमेंट करने में लेट होता है, आपके कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में लेट होता है, आपके कोई बिल्स को भरने में लेट होता है, जिसके कारण आपका पूरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, और आपका ध्यान रेगुलर जो बिजनेस जिसमें से ग्रोथ आना चाहिए वहाँ से हट के ये बिल्स पूरा करने में, एक्सपेंसेस पूरा करने में चला जाता है। तो पहली गलती होती है कि अपनी इनकम को बढ़ाए बिना वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये गलती उनको कितनी बड़ी भारी पड़ती है आप समझो। अब ये गलती आज के टाइम पे जितने बिजनेसेस बंद हो रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण ये है। सबसे बड़ा कारण, जितने भी कारण होते हैं बिजनेस बंद होने में, उनमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने इनकम को बढ़ाए भी वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं, और वो भी एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। फिक्स एक्सपेंस आपके बढ़ गया लेकिन फिक्स रेवेन्यू आपके नहीं है, तो आपका बिजनेस हो गया लॉस। अब लॉस हो गया, धीरे 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 वो और लॉस जाता गया, और एक दिन आपने बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, अब ये गलती सबसे पहली बिजनेसमैन की होती है। दूसरी गलती होती है कि मानो कि प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को धंधे में लगाने की बजाय उसको धंधे में से निकाल के कहीं और लगा दिया।
जैसा एज एग्जाम्पल कि आपका इस साल का प्रॉफिट हुआ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो 50 लाख रुपए को धंधे में और इन्वेस्ट करने की जगह आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी आपने इसलिए खरीदी क्योंकि आपको लगा प्रॉफिट आया है, प्रॉपर्टी खरीद लूंगा और कल की प्रॉपर्टी दाम बढ़ेगी, फिर मेरे पास में एसेट बन जाएगी। आपका बिजनेस और डिमांड कर रहा था पैसे की, लेकिन आपने अपने बिजनेस के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। कोई बड़ा घर खरीद लिया, कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली, कोई बड़ी चीज़ आपने कर ली। जब आपके बिजनेस में और पैसे की ज़रूरत थी, उस टाइम पर आपने कंपनी का पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बारी है, आप बोलते पैसा नहीं है। टीम बढ़ाने की बारी है, बोलते पैसा नहीं है। सीज़न आ गया, आपको स्टॉक परचेस करना है, पैसा नहीं है। आपको मार्केटिंग करना है, पैसा नहीं है। जब आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा आपने कहीं और यूज कर लिया, तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो फाइनेंस के अंदर ये गलतियां लोग करते हैं। अब जिसके कारण उनका बिजनेस सफर करता है, जिसके कारण स्ट्रगल करता है, और फिर वो बोलते हैं मार्केट में बिजनेस जो है ना अच्छे तरीके से स्टेबल हो नहीं पा रहा है। आप कर नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंस मैनेजमेंट आपने बहुत वीक करके रखा है। आपका फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आपका फाइनेंस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिसमैनेज है, जिसके कारण आपका बिजनेस पूरा का पूरा डावाडोल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक नाव में बैठो, ठीक है। नाव को जो चलाने वाला बंदा होगा ना, वो क्या सोचता है कि भाई नाव का बैलेंस बना रहे, आगे पीछे ऊपर और साइड में, दोनों साइड में सेम भार रहे, जिससे नाव डूबे नहीं। अब जस्ट एग्जांपल लेते हैं, पूरा भार सिर्फ एक किनारे पे आ जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। बिजनेस भी सेम यही होता है। Exactly. जब आपका बिजनेस ये मैनेज करने के बजाय आप एक जगह पर भार ज्यादा दे देते हो, तब आपका बिजनेस डूबता है। तो ये गलतियां होती है एज अ बिजनेस ओनर जो लोग करते हैं, जिनके कारण उनका बिजनेस स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पे सर मुझे आपसे एक और आंसर चाहिए कि अगर कंपनी ओनर्स इस चीज को सुधारते नहीं हैं, इवन एक और चीज, वो जीएसटी के फायदे नहीं समझ रहे हैं, तो अगर वो लोग ये चीजें नहीं करते हैं तो उनको नुकसान क्या हो सकता है आने वाले 4 साल 5 साल बाद? देखो, अगर मानो कि वो ब्लैक में ही बिजनेस कर रहे हैं, कैश में ही बिजनेस कर रहे हैं, वो बैंकिंग का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, जीएसटी नहीं ले रहे हैं, या फिर टीडीएस वगैरह वो नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले चीज कि उनका बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस कितना कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बिजनेस उनका काउंट होगा कि उनका बुक्स के ऊपर कितना अमाउंट बता रहा है। जब भी आप किसी बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, तो बैंक ये नहीं पूछेगा कि आपका वाइट का ट्रांजैक्शन, आपका ब्लैक का ट्रांजैक्शन कितना है। वो तो सिर्फ ये देखेगा कि आपका वाइट का ट्रांजैक्शन कितना है, मतलब कि बैंक से आपके पैसे का कितना ले और दे होता है, ठीक है। वो उसी को टर्नओवर काउंट करेगा, और वो टर्नओवर अगर काउंट है तो बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा। पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आपको कभी भी उसमें हेल्पफुल नहीं होगी। आप गवर्नमेंट के कोई भी फायदे को आप ले नहीं सकते हो। तीसरी चीज, जब भी आप मार्केट को आप बड़े करने के लिए जाओगे, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए जाओगे और बड़े व्यापारी के साथ जुड़ना चाहोगे, वो आपके बिजनेस की पूरी इंक्वायरी, इसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, और जब देखेगा कि आपका बिजनेस जो है वो ब्लैक में ज्यादा है, वाइट में कम है, तो आपके साथ में वो धंधा नहीं करेगा। चौथी चीज, आप जब आईपीओ में लिस्टिंग करने के लिए जाओगे तो आपका आईपीओ भी लिस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा बिजनेस अनऑर्गेनाइज तरीके से चला है। तो जीएसटी ना लेने से या फिर गवर्नमेंट का टैक्स ना भरने से आपको उसमें फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको रात को ढंग की नींद नहीं आएगी। आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिसर कभी भी मेरी ऑफिस में पहुंच जाएगा, इतने सारे मेरे ब्लैक के ट्रांजैक्शन होते हैं, इतने सारा कैश का ट्रांजैक्शन होता है, अगर वो सारी चीजें इंक्वायरी आ गई तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप ऑर्गेनाइज होकर बिजनेस नहीं करते हो तो। ओके। सेकंड गलती सर जो कि मार्केट में ज्यादातर देखी गई है ऑनर्स के थ्रू, गलत लोगों को हायर करना। उसमें वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं मार्केट से, मुझे सस्ते प्राइस में एम्प्लॉय मिल जाए, भले उसके अंदर में स्किल रहे चाहे नहीं। स्किल पे फोकस करने की जगह वो कम सैलरी के एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जो उनके करंट एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी नई हायरिंग वो कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग या फिर उसके डेवलपमेंट के ऊपर में ना ही कभी थिंक करते हैं, ना ही उसके ऊपर में कुछ एक्सपेंस करते हैं। तो ये गलती ज्यादातर देखी गई है, बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। देखो, कहा जाता है कि अच्छे आदमी आपके पास होने चाहिए, ना कि ज्यादा आदमी होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक पुरानी कहावत है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं।
एग्जैक्टली। तो जब आप हायरिंग कर रहे हो तो हायरिंग के टाइम पे आप ध्यान रखो कि आप अच्छे बंदों को लो। अगर भले आपके फील्ड के एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन ऐसे बंदे जरूर होने चाहिए जिनको आप सिखाओ तो वो जल्दी सीख जाए। तो पहली चीज़ तो आप ऐसे लोगों को लो कि जो लोग जल्दी सीख जाए, आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे और वो मैच्योर हो। ये आपको खास ध्यान रखना, पहली चीज़, ठीक है, हायरिंग करने के टाइम पे। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि भाई आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा जा रही है। याद रखना, सस्ती चीज़ें के बारे में कहा जाता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना? एग्जैक्टली। तो अगर आप अच्छे बंदे को लोगे तो वो अपनी सैलरी निकालना जानता है, वो आपके ऊपर बर्डन कभी नहीं बनेगा, बल्कि वो आपका बिजनेस बढ़ा करके देगा। लेकिन आप सस्ते बंदों को लोगे जिनकी सैलरी बहुत कम है, वो बंदे आपके वहाँ पर आएंगे, काम भी नहीं करेंगे, सैलरी भी लेंगे और आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। तो आप या तो अपने वहाँ पे ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम बनाओ कि नए बंदों को लेकर आओ, उनको ट्रेन कर दो, या तो अच्छे बंदों को लेकर आओ और उनको अच्छी सैलरी दो। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी एक हायरिंग ये सोच के हो रही है कि मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ लोगों को लेना चाहता हूं, तो ऐसे लोग आपको नहीं मिलते। ऐसे लोग अगर मिल भी जाएंगे तो आपको ऑलवेज नुकसान करवाएंगे, ऑलवेज आपके लिए बर्डन बनेंगे। तो आप ट्राई करो, अच्छे लोगों को लो, क्वालिटी लोगों को लो, मैच्योर लोगों को लो, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकें। तो आपको हायरिंग करने के टाइम पे ये खास ध्यान रखना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, ओवर एक्सपेक्टेशन। मैंने बंदे को लिया, मैंने 50,000 का बंदा लिया, अब मैं उससे उम्मीद कर रहा हूँ कल से मेरे को वो रिजल्ट जनरेट कर, कल से वो मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे। नॉट पॉसिबल। आपने 50,000 बंदे को लिया, आप उसको कम से कम 3 महीने का टाइम दो, आपकी चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, आपके सिस्टम को जानने के लिए। एटलीस्ट कम से कम, इसको हम प्रोबिशन पीरियड कहते हैं, जो 3 से 6 महीने का होता है। आप एटलीस्ट कम से कम उसको 3 महीने तक आप देखो, समझो, और 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप उससे एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की करो। आप खुद अगर एक ऑनर हो, आपने भले अपने बिजनेस को 50 साल चलाया है, लेकिन आपको उठाकर किसी दूसरी फैक्ट्री में रखा जाए तो भी उस फैक्ट्री को चलाने में आपको कुछ समय तो लगेगा ही। तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आज का आज बंदा है और कल से मेरे को रिजल्ट जनरेट करके देना शुरू करे? तो ये गलतियां जो है, ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस स्ट्रगल करेगा और आपके बिजनेस के बंद होने की संभावना ज्यादा है। ओके। ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम मार्केट में कंसल्टिंग के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन 90% ऑनर्स का ये होता ही है। राइट। ग्रेट सर, आई होप कि इस चीज से ऑनर्स को कुछ सीखने मिले। थर्ड है सर मेरा मार्केट के ऊपर में मार्केट रिसर्च ना करना। ज्यादातर ऑनर्स को हमने ये देखा है कि कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना बिजनेस एक्सपांशन के लिए नया आउटलेट ओपन कर रहे हैं, ना ही वो मार्केट में कस्टमर की जरूरत के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर की बदलती चॉइस के ऊपर में ना ही ध्यान दे रहे हैं, एंड प्लस अपने कॉम्पिटिटर को थोड़ा सा फोकस करना कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो अभी तक वो नहीं कर रहा है। तो मार्केट रिसर्च किए बिना अपने बिजनेस को डायरेक्टली ग्रोथ पे लेके जाने की फोकस करना, तो एक ये गलती है जहां तक मैंने देखी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट, बहुत बढ़िया। कि आज लोग है ना, अपने कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि आज लोगों ने अपनी जिंदगी को बॉक्स बना लिया है। ठीक है, बॉक्स मतलब कि एक घर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स से निकल के एक कार वाली बॉक्स में जाते हैं, एग्जैक्टली कार या बस के बॉक्स में जाते हैं या ऑटो के बॉक्स में जाते हैं, फिर वहाँ से निकल के ऑफिस वाले बॉक्स में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में शाम को ऑफिस से निकल के फिर कार वाली बॉक्स में बैठ के फिर घर वाले बॉक्स में पहुँचते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी बॉक्स में से बॉक्स की हो गई है। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। याद रखना, हमारा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, व्हेन यू आर ऑन फील्ड देयर इज नो चांस टू फेल। यस। जब आप फील्ड पे हो तो आपके फेल होने की संभावना नहीं है, लेकिन जब आप गद्दी पर बैठ के गद्दी गर्म करना शुरू कर दोगे तब आपके फेल होने की पूरी संभावना है। आज का दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुली है, उसको आप देखोगे तो वो ऑफिस से ज़्यादा वो लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। वो मार्केट में जाता है, लोगों से मिलता है, कस्टमर से मिलता है, वेंडर से मिलता है, व्यापारी से मिलता है, कॉम्पिटिटर से मिलता है, एग्जीबिशंस में जाता है, ट्रेड शोज में जाता है, वो बड़े बड़े फंक्शंस में जाता है, सेमिनार्स में जाता है, वो रीडिंग करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो अपनी इंडस्ट्री का मैगजीन पढ़ता है, वो बुक्स पढ़ता है, बायोग्राफ, ये सब चीज़ें वो करता है।
और ये सब इसीलिए करता है ताकि वो अपडेटेड रहे। याद रखना, जिस दिन आप अपडेट होना बंद हो जाओगे उस दिन से आप आउटडेट होना शुरू हो गए, और आउटडेटेड चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। तो अगर आप फील्ड पे नहीं जा रहे हो, आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में नहीं जा रहे हो, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, आप मार्केट को समझ नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को आउटडेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया डेली बदल रही है। कल जो दुनिया थी वो आज नहीं है, और आज जो दुनिया है वो कल नहीं होगी, क्योंकि आज और कल के बीच में बहुत सारा इनोवेशन हुआ, बहुत सारा बदलाव हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए, और वो चेंजेस के बारे में आपको नहीं पता। और आपको नहीं पता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर को भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए आपको फील्ड पे जाना ही पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और तभी आप अपने बिजनेस को अपग्रेड कर पाओगे। आज के टाइम पे जो जितने एमएसएमई के बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वजह अगर देखने जाओ तो यही है कि आज समझो बिजनेस के अंदर एक स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं अर्ली सक्सेस स्टेज। अर्ली सक्सेस स्टेज का मतलब ये होता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने 2 साल 3 साल बिजनेस चलाया, और सडनली मेरे बिजनेस के अंदर अर्ली एक बहुत बड़ा जंप आया, और मैंने ऐसा मान लिया कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस है, और वहाँ पर मैं लापरवाह हो गया, वहाँ पे मैं इग्नोर हो गया, वहाँ पे मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और वहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। अभी रिसेंटली हम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन का पॉडकास्ट कर रहे थे, उनके साथ में बातचीत कर रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि सर आपके लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग क्या है? तो उन्होंने बताया, सर मैंने अर्ली सक्सेस को परमानेंट सक्सेस मान लिया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे शुरुआत में बिजनेस के अंदर मैंने शुरू किया, अर्ली मुझे जंप मिला बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर, तो मैं कहते हैं ना वो एटीट्यूड आ गया, साला मैं तो साहब बन गया, ठीक है, वो एक आ गया। अब तो मेरे लाइफ में सब कुछ है मेरे पास में, अब तो मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मन करेगा वैसा मैं करूँगा, लोग मेरी मानते हैं, मेरी जानते हैं, मेरी सुनते हैं। अब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आना शुरू हुआ, और उसी टाइम पर उन्होंने गलत गलत डिसीजन लेना शुरू किया। ईगो में आके गलत डिसीजन लिया, एरोगेंट हो गए, थोड़ा कस्टमर से मिलना बंद कर दिया, मार्केट में जाना बंद कर दिया, लोगों की चीज़ों को समझना बंद कर दिया, और उसके बाद उनकी सिचुएशन ऐसी आई कि उनका जो बिजनेस बना था वो भी माइनस में चला गया, सब खत्म हो गया। फिर से उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही कि शायद भगवान ने मेरे साथ ये जानबूझ के किया, भगवान ने ये चीज़ मेरे साथ जानबूझ के किया। क्यों? भगवान मुझे लर्निंग देना चाहते थे कि भाई ज़्यादा हवा में नहीं आना। तो फिर से उन्होंने फिर से मार्केट में जाना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, अच्छा खासा बिजनेस, आज के टाइम पे लगभग 300-400 करोड़ का उनका बिजनेस है। और आज उनको मैं पूछता हूँ, सर आज क्या मानते हो आप अपने आप को सक्सेस? बोला नहीं अभी तो हमने कहाँ सक्सेस, हम तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो अब उनका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया। तो इसीलिए मार्केट में अगर जाना आप बंद कर रहे हो, आप रिसर्च करना बंद कर रहे हो, आप लोगों से मिलना बंद कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिसीजन ले रहे हो, जिसके कारण आपका बिजनेस आने वाले समय के अंदर बहुत स्ट्रगल करेगा, और हो सके तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या अगर मैं मेरे बिजनेस में मार्केट के चेंजेस के हिसाब से, कंपटीशन जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से बदलाव आज के डेट में नहीं करती हूँ, तो क्या मैं 4 साल बाद मार्केट में स्टेबल हो पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो याद रखना, मैंने बताया दुनिया रोज बदल रही है। एज एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं, 4 साल पुराने कपड़े आप पहन सकते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा, फैशन चेंज हो गया होगा, कलर उसका चला गया होगा, कपड़ा हो गया पुराना, ये सारी चीजें। तो 4 साल पुराना जो आपका बिजनेस का तरीका है वो आज कैसे काम करेगा? एज एग्जाम्पल आज आप देखो तो 4 साल पहले और 4 साल के बाद की दुनिया में कोई फर्क नहीं है? बहुत है, बहुत फर्क है। आपके आसपास का पूरा माहौल, पूरा सिनारियो बदल जाता है। कुछ ऐसा था जो अब नहीं है, कुछ नहीं था जो अब हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई ये 4 साल के अंदर। तो आप अपने 4 साल के पुराने के अंदर जो चीज आप कर रहे थे वही सेम चीज आज आप एक्सपेक्ट करो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपको अपने आप को डेली चेंज करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा किसी ने, मैं ही एक ट्रेनिंग के अंदर में बात करा था, तो मैंने कहीं पढ़ा था, बोले एक समय ऐसा था, आज से तकरीबन 100 साल पहले, पूरी दुनिया को बदलने के लिए, पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया को बदलने के लिए 100 साल की ज़रूरत पड़ती थी। 100 साल पहले 100 साल की ज़रूरत पड़ती थी पूरी दुनिया को बदलने के लिए। थोड़ी सी दुनिया आगे बढ़ी, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ी, तो पूरी दुनिया को बदलने के लिए 30 साल की ज़रूरत पड़ी।
पूरी दुनिया को पूरी तरीके से बदलने के लिए 30 साल की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद थोड़ा इंटरनेट का ज़माना आया तो थोड़ी चीज़ें और बढ़ी, और आज के टाइम पर उस पूरी दुनिया को बदलना अगर है तो एक दिन में बदल रही है। आज कोई था जो कल ख़त्म हो गया, और कल कोई था जो आज बड़ा बन गया। एक दिन में। समझना, आज हम ये पूरी दुनिया में अमीरों की लिस्ट देखते हैं ना, कल तक ये बंदा पूरी दुनिया का सबसे अमीर बंदा था, आज नहीं है। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे के अंदर तो दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है। और आप सोचो कि मैं 4 साल पुराने जिस तरीके से काम करता था, 4 साल पुरानी मेरी जिस तरीके से सोच थी, वर्किंग पैटर्न था, वो सारी चीज़ें आज भी मेरी सेम एज इट इज़ चलेगी? नॉट पॉसिबल। ओके, यानी कि मार्केट की चीजों को एक्सेप्ट करके बिजनेस में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में टिके रहने के लिए। बहुत। ओके, थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा टेक्नोलॉजी को लेकर के। आज के डेट में ऑनर्स को देखा है मैंने, हाजिरी के लिए वो पत्रक लेके बैठते हैं, रजिस्टर लेके बैठते हैं, डेटा मैनेजमेंट के लिए वो बड़ी बड़ी चौपड़ी लेके बैठते हैं, अपनी चीजों को डिजिटली नहीं लेके जाते हैं, कोई भी चीजों को लेकर के कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं ले रहे हैं। आज के डेट में भी वो सारी चीजों को मैन्युअली कर रहे हैं। और प्लस ये तो हो गई बेसिक चीजें, आज की डेट की सबसे बड़ी नीड डिजिटल मार्केटिंग, उसके ऊपर पे भी फोकस ना करना, एआई और ऑटोमेशन को ना अपनाना, ये सोचना कि उसकी मुझे क्या ही जरूरत है। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये गलती है कि नहीं है? ये भी बहुत बड़ी गलती है। देखो, ये सिंपल सी चीज़ है, अगर ज़माने के साथ आप नहीं चलोगे ना तो आप ज़माने से पुराने हो जाओगे, ज़माने में से आप निकल जाओगे। और यही चीज़ें आज सबसे बड़ी गलतियाँ हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये सबके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। ये सबके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक बड़ी चीज़ बनाने का या बड़ा कॉरपोरेशन बनाने का सपना या विज़न नहीं है। एज एग्जाम्पल समझो, अगर कोई बच्चा है, कोई माँ बाप है, ठीक है, उनके वहाँ पर कोई बच्चा है, अगर बच्चे के लिए माँ बाप सोच ही नहीं रहे कि मुझे इसकी एक दिन शादी करनी है, तो वो लड़का या लड़की कभी ढूंढेंगे? बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। शादी नहीं करनी तो ढूंढना क्यों? तो सेम चीज, मुझे बिजनेस को बड़ा करना ही नहीं है तो मैं ये सारी चीजें लाऊं क्यों, मैं ये सारी चीजें करूं क्यों? और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास अगर विजन है कि मुझे कुछ करना है तो कुछ ढूंढोगे। आपको भूख लगी है तो ही रेस्टोरेंट ढूंढोगे, तो ही खाना ढूंढोगे। आपको भूख ही नहीं है तो आप ये सारी चीजें होते हुए भी किस काम का? तो आज बहुत सारे लोग जो अभी भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे अगर आप देखने जाओ तो सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास एक बड़ा सपना, बड़ा विजन नहीं है कि मुझे मेरी कॉरपोरेशन को कहाँ तक लेकर जाना। और जिसके कारण ये देख रहे हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए बिजनेस हो रहा है। आज के टाइम पे एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे हैं। वो जिस मॉल में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम सब लगा हुआ है। वो जिस मॉल में गए वहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़िया टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वो जिस जगह घूमने जा रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ के स्टाफ, वहाँ के लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइज हैं। ये सारी चीज़ें वो खुद भी देख रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। लेकिन मैं क्यों करूं? क्योंकि मुझे तो बिजनेस ग्रो करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ बड़ा करना ही नहीं है। अब इसी कारण से उनके माइंडसेट में ये कि ये सब चीज़ें किसके लिए? दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस को बड़ा नहीं करना है। बैज एग्जाम्पल, आपके घर में, आपके समझो घर में किसी की शादी करनी है, तो ही आप देखोगे ना, हर लड़के या लड़की में देखोगे यार इस लड़के में मेरे दामाद या मेरा बहू बनने की संभावना है कि नहीं, तभी आप देखोगे। लेकिन आपको शादी नहीं करनी है तो जितने भी लड़के लड़कियां घूम रहे हैं उससे क्या लेना देना आपको? आपके लाइफ में उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके बच्चे की शादी आपको करनी ही नहीं है। तो सेम चीज़, बिजनेस उनको बड़ा नहीं करना है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आज भी चोपड़े पे मैं ठीक है, आज भी मेरा बिना कंप्यूटर बिना लैपटॉप के मेरा ठीक है, आज भी पुराने तरीके से मेरा धंधा ठीक है। और इस चीज़ को वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके बिजनेस को ग्रो नहीं करना। तो इसके पीछे का वजह ये है कि भाई उनके पास विज़न नहीं है, बड़ा सपना नहीं है, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा टारगेट नहीं है, जिसके कारण से उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और जब उनको कोई आप जैसा बंदा बोलता भी है ना कि आप ये चीज़ें करो, तो वो बोलते हैं क्या करेंगे करके, खाना तो 2 ही रोटी है ना। मतलब वो अपनी 2 रोटी का इंतजाम करने के लिए बस बैठे हुए हैं कि मेरा जिस तरीके से मेरा 2 वक्त की रोटी का हो जाए, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। और कई बार उनको माइंडसेट में बैठा, संतोषी मानस सदा सुखा है। तो ऐसा ही है
कि उन्होंने अपने आप को संतोषी बना लिया है कि ठीक है जो चल रहा है सब एज इट इज़ ओके है और मुझे कुछ बड़ा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये माइंडसेट तो ठीक है कि बड़ा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो पहले से जितना बना बनाया है उसमें और क्या नुकसान हो सकता है अगर ये डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके ऊपर में काम नहीं करते हैं? खत्म हो जाएगा सब। एज एग्जाम्पल समझो कि आज मैं सिंपल से मैं आपको ही आज एक बताता हूँ। आज मानो कि आपको आपकी फैमिली को लेके कल के दिन संडे है, सपोज कल संडे है, आपकी फैमिली को लेके आपको कहीं खाने के लिए जाना है, आप ढाबे पे जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे? बिल्कुल रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें सर्विस अच्छी मिलेगी, वहाँ हमें अच्छा फील होगा, रिच वाइब आएगी। राइट ना, ये सारी चीज आएगी, इसीलिए आप जाओगे। एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ ढाबे वाले का धंधा बंद होगा कि नहीं होगा? अगर सभी लोगों का माइंडसेट मेरे जैसा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है ढाबे वाले का धंधा बंद हो जाएगा। राइट ना। और आज आप मुझे बताओ कितने लोग अपने फैमिली को लेकर ढाबे पर जाना पसंद करेंगे रेस्टोरेंट के कंपेयर में? आज के जनरेशन के हिसाब से 5 to 10% लोग मुश्किल से होंगे जो ढाबे पे जाते होंगे। राइट। 90% जनरेशन रेस्टोरेंट प्रेफर कर रही है। राइट ना, और वो भी फैमिली के साथ। एग्जैक्टली। तो फैमिली के साथ 5% भी जाएंगे, वहाँ भी संभावना बहुत बड़ी कम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ढाबे को रेस्टोरेंट नहीं बना रहे हो, आप अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, सर्विस अच्छी नहीं कर रहे हो, इंटीरियर आपका डेवलप नहीं कर रहे हो, आप अपने वहाँ के लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो आपके वहाँ पर लोग नहीं आएंगे। और लोग नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात आज नहीं तो कल आपको आपका ढाबा बंद करना ही पड़ेगा। समझना इस चीज को। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल खत्म होगा ही। आप मानो कि आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो जिसको हम थोड़े टाइम के बाद अपग्रेड करते हैं, राइट ना। अब मानो उसको अब अपग्रेड ना करो, बोलो नहीं मुझे पुराना वर्जन ही चलाना है, कितने टाइम तक चलेगा? थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन तो वही है ना, बंद क्यों हो गया फिर? क्योंकि नई चीजें लोगों ने एक्सेप्ट कर ली और आप अभी भी पुरानी चीजों में बैठे हो। तो इसी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस में अपडेशन नहीं लाओगे, आप अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं करोगे, आप अपनी चीज़ों को और बेटर नहीं बनाओगे, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल आपकी चीज़ें जो है कल बंद होंगी और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अब ये चीज़ नहीं चलेगी। या तो आज आप कहते हैं ना मन मर्जी से आप लोगों का देखकर अपने आप को चेंज कर लो, नहीं तो कल बंद हो जाएगी, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओके। एक और गलती सर जो कि मार्केट में देखी जा रही है, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही ना करना। आज मैं सेल्स कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, उसी का फ्लो मेंटेन करके रखना। आने वाले 1 साल में मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा उसके ऊपर में भी ना सोचना। और ये चीज बिल्कुल भी थिंक ना करना कि मुझे कितनी टीम की हायरिंग करनी है, विजन क्या बनाना है कंपनी का। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करना। ये गलती मैंने ज्यादातर देखी है। वो अगले महीने कहाँ जाने वाले हैं उन्हें वो भी नहीं पता होता है धंधे में। राइट। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने बताया ना कि विजन ना बनाना। आज मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मेरे चीज़ों को बेटर करना ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है। आज लोग प्लानिंग इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि इनके पास विज़न नहीं है, अच्छी टीम हायर नहीं करते क्योंकि विज़न नहीं है, अपनी सर्विस इंप्रूव नहीं करते क्योंकि विज़न नहीं है, अपने कस्टमर को मेंटेन नहीं करते इसलिए विज़न नहीं है, सिस्टम नहीं बनाते विज़न। ये सारी चीज़ें विज़न से कनेक्टेड है। मतलब कहने का मुझे भूख लगी है तो ही मैं रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए निकलूँगा, मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं घर में पड़ा पड़ा आराम से सोफे पे लेटा रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। और ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। इंसान जब तक उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको कुछ पाना नहीं है, उसको कुछ मतलब उसको कुछ ढूंढना नहीं है, तब तक वो बाकी सारी चीज़ों के पीछे एफर्ट नहीं लगाएगा। आज इंसान जो होते हैं ना, कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा भगाता क्या है, तो उसको अगर सबसे ज़्यादा चीज़ कोई भगाती है ना तो वो है उसका सपना, उसका विज़न, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट, ये भगाता है। तो आज के टाइम पर, और इसमें भी कैसा होता है, सीरियस टारगेट, सीरियस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, सीरियस विज़न की बात कर रहे हैं। कई बार लोग है ना, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग में पूछते हैं सर आपका विज़न क्या है? बोला सर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना। मेरा सवाल दूसरा होता है कितना बड़ा? 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट। तो बोलते सर ये क्या है? मैंने बोला आपके पास आंकड़ा तो होना चाहिए ना, कितना बड़ा, क्योंकि बहुत बड़े का पैमाना नहीं होता,
आपको अपने बिजनेस को पैमाना कि मुझे आने वाले 5 साल के अंदर मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, 50 करोड़ का बिजनेस, 25 करोड़ का बनाना है, 10 करोड़ का बनाना है। आपके पास एक पैमाना होना चाहिए। जिस चीज को आप चारों कोनों से नाप नहीं सकते ना, आप उस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वो परफेक्टली आपके पास वो स्टेटमेंट में होना चाहिए कि आने वाले 5 या 10 सालों में मुझे इतना बिजनेस करना है, मुझे इतने स्टेट में करना है, मुझे इतनी कंट्री में करना है, मुझे इतना टर्नओवर करना है, मुझे इतना प्रॉफिट करना है, मुझे इतनी बड़ी टीम बनानी है, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि आपको स्पेसिफिक लिखना है। इसका एक तरीका होता है जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, गोल लिखने का तरीका, SMART। एस मतलब स्पेसिफिक, कि आपके पास जो चीज़ भी चाहिए उसका स्पेसिफिक आंसर आपके पास होना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए। M मतलब मेजरेबल, वो मेजरेबल मापी जा सके उतनी होनी चाहिए, SMAR। A मतलब होता है अचीवेबल, मतलब कि जिस चीज को आप हासिल कर सके हो। तो आपको ऐसी चीज रखना है जो अचीवेबल हो, जिसको आप हासिल कर सको, SMAR। R मतलब रियलिस्टिक होता है, जिसको हकीकत में आप आज पूरा कर सकते हो। जैसे किसी बंदे को पूछा सपना क्या, ऐश्वर्या राय से शादी करनी है। अरे उसकी शादी हो चुकी है भाई, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप ऐसा कुछ प्लान करो जो रियलिस्टिक हो, जो हो सकता है, संभव हो। हाँ। और T मतलब होता है टाइम वेस्ट। आपको हर चीज़ का समय होना चाहिए कि ये चीज़ इतने समय में मुझे पानी है। तो ये तरीका है स्मार्ट, SMAR। तो अगर कोई भी बंदा अपनी लाइफ में कोई ड्रीम बना रहा है, तो अगर इस स्मार्ट वे में बनाएगा तो अपनी लाइफ के हर ड्रीम को पूरा करने का एक क्लियर स्टेटमेंट उसको मिलेगा। और अगर उसके पास वो क्लियर स्टेटमेंट होगा तो ही वो उसको ढूंढने के लिए, उसको पूरा करने के लिए बाहर निकलेगा, और तभी ये चीज़ें संभव है। ये बहुत अच्छी चीज सर आपने बताई। कल का ही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इसी से रिलेटेड, कि उस कंपनी ने विजन नहीं बनाया था, कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की थी कि मैं 1 साल बाद भी कहाँ जाने वाला हूँ। फिर लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारे यहाँ टीम टिकती नहीं है, छोड़ के चली जाती है। अब सिंपल सी बात है, देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मुझे आपके साथ अपना भविष्य नहीं दिखता है तो जाहिर सी बात है मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकूंगा नहीं। कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही है कि जब एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि भाई इस कंपनी के साथ रह के मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता हूँ या भविष्य मुझे नहीं दिख रहा है, तो फिर वो आपके साथ लंबे टाइम तक टिकते नहीं हैं। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन में, तो उनसे बातचीत ऐसी हुई तो उन्होंने बताया सर हमारे वहाँ टीम आती नहीं है, आती है तो टिकती नहीं है, और टिकती है तो काम नहीं करती है, काम करती है तो रिजल्ट नहीं आता है। मैंने पूछा इस सब के पीछे का सिंपल सा एक ही कारण है, आपके पास खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न नहीं है। और उनको ये चीज़ अगर है तो आपने शायद उनको बताया नहीं है, आप उनसे कम्युनिकेट कर नहीं पाए हो, इसीलिए आपकी टीम आपसे कनेक्टेड फील नहीं करती है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ रियलाइज़ है कि आपके साथ रहकर वो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी टीम आपके साथ डिसकनेक्टेड फील करती है। मैं कहता हूँ एक मूवी हर इंसान को देखना चाहिए, जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको मूवी देखनी चाहिए 300। एक हॉलीवुड की मूवी है, स्पार्टा की युद्ध बताया है इसमें। उसके अंदर एक राजा, एक लीडर कैसे होता है उसकी परिभाषा बताई है, और वो अपने पीछे टीम जो तैयार करता है उसके पीछे सोच कैसी होती है वो बताई है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टीम आपके जैसी ही रहेगी और आपकी टीम आप जैसा चाहोगे वैसे ही आगे बढ़ेगी। तो इसलिए आपकी टीम, अगर आप चाहते हो कि आपके वहाँ टिक के काम करे, तो आपके पास एक स्ट्रांग विज़न होना चाहिए, और ये विज़न उनको दिखना चाहिए कि आपके साथ रह के उनका फ़ायदा है। इंसान स्वार्थी है, मेरा फ़ायदा अगर आपके साथ रहने से नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। Exactly. तो आपकी टीम को अगर जिस दिन ये रियलाइज़ हो गया कि भाई आपके साथ रहने से फ़ायदा है, तो आपकी टीम को कोई कुछ भी बोले वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। Exactly. अब आप उनको कैसे फ़ायदा दिखा सकते हो ये आपको देखना पड़ेगा। एक क्लाइंट के साथ मैं इंटरव्यू प्रोसेस कर रही थी, एक कैंडिडेट का HR के पोजीशन के लिए। इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा, सारी चीजें डन रही, सैलरी नेगोशिएट हो गई, उसे उसका काम समझ आ गया, लोकेशन, टाइमिंग, सारी चीजें डन रही। कैंडिडेट ने सिर्फ सामने से एक क्वेश्चन पूछा अपने आप को यहाँ सिलेक्ट करने से पहले कि मैडम मेरा अभी एक क्वेश्चन बाकी है, फिर मैं डिसीजन लूंगा। आपके कंपनी का विजन क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। आपने मुझे पूछा कि स्टेबिलिटी दोगे आप मेरी कंपनी में, मैंने आपको हाँ बोला, लेकिन मेरा
क्वेश्चन, 5 साल तो मैं आपको आपकी कंपनी में दे दूं, मेरा क्या फायदा? एग्जैक्ट। और आज ये उस कैंडिडेट का नहीं, लगभग हर कैंडिडेट का ये हिडन क्वेश्चन होता है कि मैं आपको मेरे 5 प्रीशियस साल या 5 या 10 प्रीशियस ईयर्स मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन उससे मेरा फायदा कहाँ है? आप मुझे अगर ये बता देते हो और मुझे कन्विंस कर लेते हो तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। आज लोग बोलते हैं ना कि सर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि कैंडिडेट तो अवेलेबल हैं, आपके पास स्ट्रांग विजन नहीं है। क्योंकि आज लोग उनके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं जिनके साथ जुड़ के उनको भी फायदा हो। आज समझो, एज एग्जांपल, आज कोई बंदा जो कॉलेज से पास आउट हुआ है वो रिलायंस में छोटी सैलरी पर काम करने को तैयार हो जाएगा, वो टाटा में छोटी सैलरी पर काम करने को तैयार हो जाएगा, वो अदानी में, वो क्रिप्को में, एसआर में, या फिर वो विप्रो में, वो टीसीएस में, वो ये सारी कंपनियों में छोटी सैलरी पर काम करने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज मैं छोटी सैलरी पे भले जुड़ रहा हूँ, लेकिन इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं अपने जहाँ आज हूँ वहाँ से 10 गुना तक मैं ग्रोथ चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ के लीडरशिप के अंदर वो सोच, वो थॉट होता है कि जिनको ये कम्युनिकेट हो जाता है, जो कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई आप मेरे साथ जुड़ोगे 5 साल के अंदर, तो 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और ये वो उनको बता देते हैं, उनका खुद का कन्विक्शन वो उनको डिलीवर कर देते हैं। मतलब कि सामने वाले बंदे को भरोसा हो जाता है कि हाँ, टीसीएस में भले आज मैं 10,000 से जुड़ूंगा, लेकिन अगर 5 साल तक मैं यहाँ काम करके टिक के काम करूंगा मेहनत से, तो 1 लाख तक मैं 5 साल में आराम से पहुंच जाऊंगा। और यही चीज़ छोटी कंपनियों में नहीं होता है। Exactly. छोटी कंपनियों वाले एहसास नहीं दिला पाते हैं। उनको ऐसा लगता है, वहाँ पे जो कैंडिडेट आते हैं उनको ऐसा लगता है आज मैं 10,000 में इनके यहाँ जुड़ूंगा ना, तो 5 साल के बाद मैं मुश्किल से मैं 20,000 तक पहुँच पाऊंगा। तो वो क्या बोलते हैं, यार मैं 5 साल इनके यहाँ दूंगा, 20,000 तक ही पहुँचूंगा, क्यों ना मैं वहाँ दूँ जहाँ पे लाख रुपए तक पहुँच पाऊँ। आप उनको एहसास दिलाओ ना, तो आपके वहाँ पर वो टिकेंगे भी, जुड़ेंगे भी और लंबे समय तक रह कर काम भी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, मेरे पास ही खुद का विजन नहीं है तो मैं उनको कैसे बताऊं? मेरे पास खुद का मेरा 5 साल का प्लान ही नहीं है तो मैं उनको कैसे बताऊं? यहाँ पे तो ऑनर को खुद को ये भरोसा नहीं होता है कि 5 साल तक मेरी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। मुझे खुद को श्योरिटी नहीं है तो मैं सामने वाले बंदे को श्योरिटी कैसे दूं? अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अच्छा कैंडिडेट आपके साथ जुड़ेगा क्यों? तो हर कैंडिडेट का ये हिडन क्वेश्चन है कि मैं आपको अपने 5 साल या 10 साल देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा फायदा क्या? एग्जैक्टली आप बता पाओगे तो रुकेंगे, नहीं बता पाओगे तो नहीं रुकेंगे। ऑनर्स की एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि जो एम्प्लॉय मेरे पास आया वो मेरे पास रुकना चाहिए, 1 साल तक छोड़ के जाना नहीं चाहिए, 2 साल तक, 3 साल तक जाना नहीं चाहिए। Right. लेकिन पीछे की प्लानिंग वो जैसे आप बता रहे हैं सर, वैसे वो करते नहीं है। ऑनर की गलती क्या होती है पता है? ऑनर की गलती ये होती है, ऑनर अपने बारे में सोच लेता है, अपना स्वार्थ तो दिखा देता है कि भाई मैं यहाँ पर आपसे मांग रहा हूँ, इतनी चीज मुझे चाहिए, लेकिन उसकी स्वार्थ जो है उसको पूरा करने को ये तैयार नहीं होता है। मतलब मैं ये चाहता हूँ मेरे वहाँ पर 10,000 में बंदा पूरी जिंदगी काम करे। क्यों भाई? आप मुझे बताओ क्यों? 10,000 के अंदर वो बंदा आपके वहाँ पूरी जिंदगी, उसका पोटेंशियल महीने का 10 लाख का है, तो आप उसको ये बताओ ना कि तुम मेरी कंपनी में 10 लाख तक कैसे पहुँच सकते हो। उसको कमाना है, उसको आगे बढ़ना है, उसको ग्रोथ करना है, आप बताओ, उसके लिए प्लान करो। अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे तो वो आपके साथ नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा छोड़ के। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे यार इंडिया में तो लोग मिलते नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ इंडिया में अगर आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे अनस्किल्ड बिजनेसमैन कोई नहीं है जिसको कुछ नहीं आता। ये बड़ी हकीकत है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर आपको अपने लिए 10, 15, 20, 50 लोग नहीं मिल रहे हैं ना, इसका मतलब आप में दम नहीं है। एग्जैक्टली समझना, एक सिंपल सी चीज है। एक बात मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी कहीं पे शायद पढ़ रहा था या सुन रहा था। बोले एक बार ना एक बहुत बड़े देश को फुटबॉल जो टीम थी, तो उसका एक कोच नया बना, ठीक है। तो अभी तक वो टीम जीत रही थी, तो नया कोच बना, तो पहली बार मैच हार गया वो लोग। तो बोले क्या किया जाए, तो कोच ने क्या किया, एक प्लेयर चेंज कर दिया, दूसरी मैच भी हार गए, तो दूसरा प्लेयर चेंज किया, तीसरी मैच भी हार गए, वो भी ऐसे करके वो 10 मैच हार गए।
10 मैच हारने के बाद उनका जो फुटबॉल का पूरा जो उनका अध्यक्ष जो थे, उनकी पूरी की पूरी कमेटी जो थी, बोले यार टीम तो अभी तक जीत रही थी, कोच के आने से हार कैसे गई? तो उन्होंने क्या किया, कोच ही चेंज किया। तब जाके नया कोच आया, फिर से टीम जीतने लगी। इसका मतलब ये है, अगर आप 10 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो और 10 लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं ना, 10 में से 5 बंदे भी जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कैंडिडेट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप अपने आप को बदलो, तब जाके कैंडिडेट आपके साथ जुड़ने को तैयार होगा। Exactly. तो मार्केट में प्रॉब्लम जो है ना, कैंडिडेट की नहीं है। हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन, पूरी दुनिया हमसे उम्मीद कर रही है कि आप हमारी कंपनी में आओ, और आप इंडिया में बैठ के इंडियन लोगों के साथ में अगर आप नहीं काम कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आप किसी काम के नहीं। एग्जैक्टली। सर, अगली गलती जो मैंने ज्यादातर बिजनेस ओनर को करते देखी है, कस्टमर रिलेटेड। वो ना ही अपने कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, और अगर कोई सामने से दे भी रहा है कि भाई तेरा प्रोडक्ट खराब है, तेरी सर्विस अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर में थिंक नहीं करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं। दूसरा, एक कस्टमर का एनालाइजेशन इन द सेंस कि क्या मेरे कस्टमर रिपीट आ रहे हैं, क्या मेरे कस्टमर जो पुराने आते थे अब नहीं आ रहे हैं, उनका मैं रीजन पता करूं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड नए कस्टमर का फुटफॉल अगर मेरे यहाँ पे नहीं है, मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स के यहाँ पे है, तो वो क्यों है। तो कस्टमर के ऊपर मैं फोकस ही ना करना। राइट है। देखो, कस्टमर अगर आपके वहां पर आ रहे हैं, एक बार खरीद रहे हैं और दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कस्टमर आया, एक बार खरीद के गया और दोबारा नहीं आया क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, आज के टाइम पर हर चीज़ को ज़रूरत लोगों को पड़ती है, ठीक है, और वो उसके लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन वो वहाँ जाते हैं कि जहाँ पर उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छी सर्विस मिले, और जहाँ पर उनकी वैल्यू हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा कस्टमर कंप्लेन कर रहा है और ये कंप्लेन फेक है, तो आपको पैरामीटर चेक करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ एक कस्टमर का आंकड़ा। कस्टमर का आंकड़ा ये कहता है कि 96% कस्टमर आपको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कंप्लेन नहीं करते, वो चुपचाप आपको छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 4% कस्टमर ही आपको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कंप्लेन करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार 100 में से 4 लोग ही कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या बहुत बड़ी चीज़ें चलेगा। नहीं, 100 में से बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपको वो कंप्लेन करके झगड़ा करने से बेटर वो क्या समझ रहे हैं कि मैं कहीं और जाकर प्रोडक्ट या सर्विस ले लेता हूँ। तो आपको कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कस्टमर से टच में नहीं हो, कस्टमर आपके पास दोबारा आया क्यों नहीं, क्या आप कोई प्रोडक्ट आपकी गलत गई है, क्या सर्विस कोई गलत गई है, क्या बिहेवियर कोई गलत गया है, क्या आपकी प्राइस कोई गलत गई है, या आपके किसी बंदे ने कोई मिस कम्युनिकेट तो नहीं कर दिया है, कुछ मिसलीड तो नहीं किया। आपको अपने कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अगर आप अपने कस्टमर का फीडबैक लेते हो तो ही वो आपके वहाँ रिपीट आता है। तो अगर आपके वहाँ कस्टमर रिपीट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है और वो गलती आप तक पहुँच नहीं पा रही है। तो ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत करना कि कस्टमर नहीं बोल रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप सब अच्छा कर रहे हो। आप अपना सेल्स का आंकड़ा देख लो, अगर आपका सेल्स का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे हैं। समझना, तो ये पैरामीटर आपको चेक करने की ज़रूरत है कि कस्टमर नहीं आ रहा है तो कहीं गलती हो रही है, और अगर वो गलती हो रही है उसको जल्दी से जल्दी सुधारो। कस्टमर कोई फीडबैक दे रहा है कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की, तो जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करो। अगर कस्टमर आपको कोई सिग्नल, कोई हिंट दे रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि यार आपके यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें महंगी है, इसका मतलब वो हिंट दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपको महंगी लग रही है, आपकी कुछ चीज़ उसको महंगी लग रही है, वो ऑलरेडी कहीं गया हुआ है, उससे बात करो, पूछो कौन सी चीज़ महंगी लग रही है, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमारी चीज़ें महंगी है, क्या आपने ये चीज़ें कहीं और से परचेस किया है, किस भाव में परचेस, आप पूछो। और आज के टाइम पर इसके लिए स्पेशली एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको कहते हैं CRM डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट।
ये डिपार्टमेंट का काम ही होता है कस्टमर के साथ एंगेज रहना, कस्टमर से बातें करते रहना, कस्टमर को फीडबैक देते रहना, कस्टमर को नई चीज़ के बारे में अपडेट देते रहना, कस्टमर की कोई कंप्लेन है तो रिसीव करके उसको फॉरवर्ड करना, कस्टमर की कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करना। तो उसका काम ही यही होता है। तो आज के टाइम पर प्रोडक्ट बेचना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कस्टमर को सर्विस डिलीवर करना। अगर कस्टमर की प्रोडक्ट कस्टमर ने ले ली, लेकिन अगर आपकी सर्विस उनको नहीं मिली ना, तो दोबारा वो आपके नहीं आएंगे। याद रखना, आज का कस्टमर सिर्फ ये चीज़ के नहीं ये चीज़ को देख के नहीं ले रहा है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है या बहुत सस्ती है। कस्टमर आज के टाइम पे ये देख कर लेते हैं कि इसके बाद सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने मेरे एक दोस्त से बात की। मैंने बोला यार मैं ये प्लान कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में मैंने बताया। मैंने बोला ये गाड़ी मैं प्लान कर रहा हूँ। उसने मुझे बोला ये गाड़ी मत लेना। मैंने बोला क्यों? बोले यार इसका सर्विस स्टेशन बहुत कम है सूरत में, और दूसरी चीज़ इसके अंदर सर्विस का मेंटेनेंस बहुत आता है। तो जब जब सर्विस का मेंटेनेंस आएगा तब तक तुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर बहुत कम है, इसलिए इनकी सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। मैंने बोला यार बात तो सही है, कल को मुझे कहीं पर भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्विस के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ उस टाइम पर रियलाइज़ कर रहा था कि आज कस्टमर एज अ कस्टमर लोग ये नहीं सोच रहे कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी ब्रांड है, या आपकी प्रोडक्ट बहुत सस्ती है, बहुत क्वालिटेटिव है, इसलिए लोग ले रहे हैं। ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि आज सर्विस सेंटर है कि नहीं है, उसका सर्विस करने का आपके पास में कोई पैटर्न है कि नहीं है। मैंने आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लिया, अभी जैसे एज एग्जांपल मानो अमेजोन से आप प्रोडक्ट परचेस करो, तो वो क्या बोलते हैं आप इजी रिटर्न कर सकते हो, इसलिए अमेजोन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। एग्जैक्टली राइट ना। लेकिन कोई अननोन वेबसाइट पर से आपको जब खरीदना होता है तो आप अपने माइंड को पूरा क्लियर कर लेते हो कि पैसा या तो आएगा या तो गया। क्यों? क्योंकि आज तक उस वेबसाइट की सर्विस आपने ली नहीं, आज तक उस वेबसाइट के बारे में आपने देखा नहीं कहीं पर, आज तक आपने उसको यूज़ किया नहीं। तो पहली बार अभी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट पर से, मैंने इंस्टाग्राम पर से मैंने एक जूता ऑर्डर किया, शूज़ ऑर्डर किया, और शूज़ ऑर्डर करने के बाद में फिर वेबसाइट थोड़ी हैंग हो गई। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पैसे गए। लेकिन यही चीज़ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इनके पास से मुझे सर्विस मिलेगी। तो आज प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर की सर्विस। तो कस्टमर की सर्विस को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो आप समझना कि कस्टमर को रिपीट नहीं बुला पाओगे। तो आपको कस्टमर की सर्विस को आपको इग्नोर नहीं करना है। आज के टाइम पर प्रोडक्ट जितना ज़रूरी उससे ज़्यादा सर्विस इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को ये होना चाहिए कि या तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा या तो पैसे वापस मिलेंगे। Exactly. उसको एक ट्रस्ट, उसको एक भरोसा होना चाहिए। अभी अमेजोन के बारे में मैंने जो बताया ना, वो यही है कि अमेजोन ये ट्रस्ट देता है कि या तो आपको टाइम पर प्रोडक्ट मिलेगा या तो आपको पैसा आपका रिफंड मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए आज के टाइम पर अमेजोन पर से लोगों की परचेजिंग इतनी ज़्यादा होती है और लोग भरोसा करते हैं। तो अगर वो भरोसा आप कायम कर पाते हो तो ही आपके साथ लोग जुड़ेंगे। एक बहुत अच्छी चर्चा की सर अभी आपने, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम ये चीज जब लोगों के यहाँ बिल्ड करने जाते हैं, उन्हें सजेशन देते हैं कि आप एक पर्सन बिठाइए, ज्यादातर फीमेल बिठाइए, जो कि आपके कंपनी की तरफ से CRM करेगी, कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करेगी, उनसे फीडबैक लेगी। तो वो ये चीज ना समझने की वजह सॉफ्टवेयर सेंट्रिक जाना पसंद करते हैं। मैडम मेरे पास सॉफ्टवेयर है ना CRM का, लड़की क्यों बिठाऊं मैं, 12-15 हजार मेरे लगेंगे। वो ये नहीं समझते हैं कि CRM एक सॉफ्टवेयर, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक फीलिंग है, वो एक इमोशन है, जो कि आपके कंपनी और आपके कस्टमर को कनेक्ट रखती है। तो अगर वो लोग ये चीजें नहीं करते हैं, कस्टमर फीडबैक पे फोकस नहीं करते और ये डिपार्टमेंट बिल्ड नहीं करते हैं, तो क्या मुश्किलें आ सकती है फ्यूचर में? देखो, अगर आज के टाइम पर जो कस्टमर के बारे में बात हो रही है ना, अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मतलब मैंने सॉफ्टवेयर लगा दिया या मैंने एक सिस्टम परचेस कर ली और उसके थ्रू आउट कस्टमर को मैसेजेस जा रहे हैं, कस्टमर को फीडबैक मांगा जा रहा है कस्टमर से, ये ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर लोग पर्सनली ज़्यादा अटैच हैं, अभी भी उतना टेक्नोलॉजी से हम फैमिलियर नहीं हुए हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे कोई रिकॉर्डेड कॉल आया कि सर थैंक यू सो मच, आपके यहाँ से आपने बहुत अच्छा परचेस किया और हम बहुत मज़ा आया। तो टेक्नोलॉजी एक रिकॉर्डर, कॉल रिकॉर्डर आया और मैंने बहुत अच्छा मान लिया, आज नहीं है ऐसा।
अभी इंडिया में, वो आने में समय लगेगा। Exactly. तो आज के टाइम पर कस्टमर से पर्सनल टच बनाए रखने के लिए, पर्सनल रिलेशन बनाए रखने के लिए कंपनी को ये डिपार्टमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर कुछ फिजिकल लोग होने चाहिए जो कस्टमर से बातें करें। एज एग्जाम्पल समझो, कोई प्राइवेट बैंक ले लो आप, HDFC ले लो, ICICI ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, ठीक है। वहाँ पर एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वो बड़े बड़े जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक को देखता है, आपके अकाउंट को देखता है कि आपके बड़े ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो आपको मिलने जाता है। लगभग 1 साल पहले हमें ICICI फ़ोन आया, बोले विशाल जी बात करें? बोले हाँ सर। बोले गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी आपकी है? बोले हाँ बिल्कुल सर। बोले सर बस आपके साथ मिलना था और बस थोड़ी सी चर्चा करनी थी, एक चाय पीना था सर, कब आओ आपके वहाँ पे? मैंने बोला यार चाय पीने के लिए बंदा? बोले हाँ सर। मैंने बोला ठीक है आप आइए। आया बंदा, हम बैठे आधे घंटे तक, बस कुछ बातें नहीं हुई। बोले सर आपके बिज़नेस के बारे में जानना था, आप किस तरीके से सर्विस देते हैं, आपका मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें समझी और लास्ट में अप्रिशिएट कर बोले सर आपके जैसे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत सारे कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, उनको सही गाइड करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी बातें हुई, आधे घंटे तक बातें हुई, हम चाय पानी पिए और उसने फिर मुझे बोला सर आप मेरे वहाँ आप चाय पीने आइएगा, आपका एक चाय उधार, आपने मुझे पिलाया वो चाय उधार, आपको पीने आना पड़ेगा एक दिन मेरे ऑफिस में आपको। और इस तरीके से उसने रिलेशन डेवलप किया। आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि हमें कहीं पर भी हमारे बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी होती है, हम जस्ट एक कॉल करते हैं और वो इंक्वायरी सॉल्व हो जाती है। और इतना टाइम हो गया, लगभग 9-10 साल हो गए। इन 9-10 सालों के अंदर हमने अपना कभी बैंक बदला नहीं, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। Exactly. और ये बड़ी बड़ी कंपनियां समझती हैं। आज यही कारण है ना कि कस्टमर के साथ रिलेशन बनाया तो ICICI इतने टॉप पर है। हमें HDFC में, मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट मुझे करना था HDFC में, यहाँ बैठे बैठे पर्सनल अकाउंट मेरा कंप्लीटली हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, सारी की सारी चीज़ें मिल गई, सारी की सारी चीज़ें यहीं से हो गई। बंदा यहाँ पर आया और उसने पूरी चीज़ें यहाँ पर मेरे साथ में बैठ के मेरी ऑफिस पर कर दिया, मुझे कहीं किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज पावर ऑफ रिलेशनशिप। तो आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखना पड़ेगा और तभी आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा। याद रखना, सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के समय में आप अपने कस्टमर को नहीं जोड़ सकते हो। आज फिर से अगर मैं अमेजोन की बात करता हूँ, रिसेंटली मैंने थोड़े टाइम पहले कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था। उस प्रोडक्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे वो डिलीवर हुआ नहीं था। तो वहाँ पे एक चैट के बाद में एक ऑप्शन होता है कॉल, ठीक है। तो आप जब कॉल पर क्लिक करते हो तो आई थिंक 5 या 10 सेकंड के अंदर ही वहां से कॉल आ जाता है। Exactly. कि सर आपने इंक्वायरी की थी और ये चीज़ को लेके आपको कोई कंसर्न है। और वहाँ पर मैंने उनसे बातचीत की और 5 मिनट के अंदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोले सर इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। मैंने बोला यार ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि अमेजोन के बाद या अमेजोन के बाद बहुत सारी और भी वेबसाइट्स आई जो ऑनलाइन शॉपिंग करवाती हैं। मैं कभी शिफ्ट नहीं हुआ, मेरे लिए आज भी पहली प्रायोरिटी अमेजोन ही है। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो वहाँ पर वो पर्सनल टच देते हैं। Exactly. तो आज के टाइम पे ये पर्सनल टच देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कस्टमर को आप बनाए रखना चाहते हो, लंबे टाइम तक टिकाए रखना चाहते हो। एक कंपनी में मैं कंसल्टिंग कर रही थी सर, वहाँ पे ऑनर ने मुझे बोला मैडम मेरे यहाँ पहले से CRM डिपार्टमेंट है, लेकिन वो कॉल करते हैं अगर तो कस्टमर गालियां देके फोन काट देते हैं। मैंने बोला ऐसा तो सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुझे आप रिकॉर्डिंग भेजिए कि वो पर्सन आपकी कैसे बात कर रही है, किस टॉपिक पे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, उनके कॉल करने का सिर्फ एक पर्पस मैंने ऑब्जर्व किया, सेल्स। सर हमारे यहाँ ये स्कीम चल रही है, ये ऑफर चल रही है, सर ये नई प्रोडक्ट आई है, आप कब आ रहे हैं लेने, काफी दिन हो गया आप आए नहीं। आपके कॉल का वो एजेंडा है ही नहीं रिलेशन बिल्ड करना, उनके साथ पर्सनल टच रखना, उन्हें इनवाइट करना, मिलना। आपके कॉल का एजेंडा सेल्स है कि मेरे यहाँ नई स्कीम आई है, नई ऑफर आई है, तो क्यों आपको गाली आना पड़े। बिल्कुल सही, एक सिंपल सी बात है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, कस्टमर सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कहा जाता है। तो सेल्स इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज डिफरेंट, ये चीज़ समझना पड़ेगा। हम थोड़े टाइम पहले, थोड़े सालों पहले हमें कंपनी की कंसल्टिंग, 1-2 कंपनी की हम कंसल्टिंग कर रहे थे जो ज्वेलरी में थे। तो उनके रिटेल आउटलेट थी, तो हमने उनके वहाँ पे जो सेल्स टीम थी उनको हमने बताया कि आपके वहाँ जो लोग आते हैं उनको बोलो सर ये हमारा नंबर आप अपने वहाँ पे सेव करो और हमारे वहाँ से कोई भी ऑफर या कोई भी स्कीम कभी भी लॉन्च होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचोगी।
जितने लोगों का उन्होंने नंबर सेव करवाया, आज के टाइम पे ऐसा है वो लोग स्टेटस रखते हैं अपने वहाँ पर। जैसे इसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री में चलता है कि लोग है ना आज का भाव, आज का Yes. गोल्ड का रेट क्या है वो स्टेटस पर हम बोलते हैं आप किसी को पर्सनली भेजो मत, हाँ जी। क्योंकि पर्सनली भेजोगे मतलब जबरदस्ती करने वाली बात हुई है। आप क्या करो, स्टेटस पर रखो, और स्टेटस पर रखने के बाद जितने लोग देखते हैं वो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, जो खुद देख रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो आप लोगों को अपना नंबर सेव करवाओ और अपने जो भी स्कीम्स है, जो भी ऑफर्स है, जो भी नई चीज है उसको आप स्टेटस पे लगाओ। तो लोग जब खुद देखते हैं ना तो आपके साथ वो जुड़े रहना पसंद करते हैं, और वहां से कॉल्स आते हैं, वहां से आपको नंबर्स आते हैं, वहां से आपको रिटर्न मैसेजेस आते हैं। तो समझो कि वो आपका बेस्ट बिजनेस है, वो आपका एक्स्ट्रा अपसेलिंग हो गई। तो आपको अपने कस्टमर को सेल्स करने के पर्पज से हर बार कॉल नहीं करना है या मैसेज नहीं करना है, आपको कॉल या मैसेज करना है। हम एक फार्मूला बताते हैं, 90 डेज फार्मूला। 90 डेज फार्मूला के अंदर हम ये बताते हैं कि 90 दिन में आपको एक कॉल या एक मैसेज आपको कस्टमर को जरूर करना है। दिक्कत क्या होती है, या तो कभी नहीं करते या तो रोज करते हैं। तो कभी नहीं करना ये भी गलत है और रोज करना वो भी गलत है। आप एक अपना फॉर्मूला बनाओ, 90 दिन का फॉर्मूला। हर 90 दिन के बाद में आपके कस्टमर को आपकी तरफ से एक कॉल, एक मैसेज जाना चाहिए, ताकि आपका कस्टमर आपको भूल ना जाए, और जब उसको रिक्वायरमेंट पड़े तो वो आपके नज़र में पहली प्रायोरिटी में होना चाहिए कि मैं ये चीज़ लेने के लिए सबसे पहले इनके पास जाऊँ। तो आपको कस्टमर से रिलेशन बना के रखना है, कम्युनिकेशन बना के रखना है, बर्डन नहीं बनाना है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप उसके लिए बर्डन बन गए या आप उसके लिए बर्डन बन गए। तो कस्टमर रिलेशनशिप आपको बना के रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी बिजनेस के अंदर। एग्जैक्टली। सो एक और गलती सर जो कि ऑनर्स को मैंने करते देखा है ज्यादातर, अपनी कुर्सी ना छोड़ना। दुकान का ताला तो मैं ही खोलूंगा, दुकान का ताला मैं ही बंद करूंगा, काउंटर सारा मेरे हाथ में होने चाहिए, एक पैसा मेरा कोई और ना देखे, गादी तो मुझे ही गर्म करनी है। तो ये गलतियां मैंने करते देखा है। फिर बोलते हैं कि मैडम मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, और कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो, गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, फरे ते चरे। ठीक है, मतलब इसका मतलब जो घूमता है वो कुछ ना कुछ पाता है, वो खाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेरी ऑफिस पे, मैं मेरे गद्दी पे या मैं मेरे काउंटर बैठ के अपना बिजनेस बड़ा कर लूँगा, नॉट पॉसिबल। आप कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस आपके काउंटर के अंदर नहीं है, काउंटर के बाहर है। आपका बिजनेस दुकान के अंदर नहीं है, दुकान के बाहर है। आपका बिजनेस ऑफिस के अंदर नहीं है, ऑफिस के बाहर है। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आज जितने बिजनेसमैन जितने ज़्यादा घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, एग्जीबिशन है, ट्रेड शोज है, व्यापारीज है, अपने कस्टमर से जितने लोग उनको मिलते हैं, उनका बिजनेस उतना ही ज़्यादा ग्रो होता है। आज आप अपनी सीट पर बैठकर आप अपने कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, एसी के बंद कमरों में इतिहास नहीं बनते हैं, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है, तब इतिहास बनता है। तो आप ये सोच रहे हो कि आप अपने ऑफिस में, आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ के आप अपने कंपनी को 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बना दोगे, नॉट पॉसिबल। आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। मैं एक कस्टमर के साथ में कंसल्टिंग लगभग 2018-19 में कर रहा था। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोले सर मैं हर 3 महीने में इटली जाता हूँ। मैंने बोला क्यों सर हर 3 महीने में? बोला विशाल भाई, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने टेक्नोलॉजीज है, जितने सॉफ्टवेयर्स है, जितने नए नए मशीनरीज है, वो इटली में मिलती है, इटली में बनती है। तो मुझे वहाँ पर हर 3 महीने में जाना पड़ता है कि भाई नया क्या आया ये जानने के लिए। और जिस दिन से मैंने ये बंद कर दिया ना, तो मैं मेरी इंडस्ट्री में टॉप की पोजीशन खो दूंगा। बोले आज मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आने वाले 5 साल के बाद में राजकोट में आएगी, और आज वो मेरे पास में है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आज मैं इंडिया के टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग में से एक में हूँ। Exactly. तो उनका ना ये पर्पस क्लियर है कि भाई ऑफिस में बैठ के इतिहास नहीं बनेगा, बाहर जाना पड़ेगा। और आज वही कारण है कि आज वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आज भी वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना, उनको आप देखोगे तो वो ऑलवेज, और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आज दुनिया का हर बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल है वो इन चीज़ों पे काम करता है। बिल गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो लगभग हर 6 महीने के अंदर वो लगभग 17-18 दिन की छुट्टी लेता है, और 17-18 दिन की छुट्टी के अंदर वो पढ़ता है
कि नया क्या आ रहा है मार्केट में, फ्यूचर क्या है आने वाले समय के अंदर, और उसके हिसाब से आकर वो अपने बिजनेस के अंदर नए नए इंसाइट्स देता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है। मुकेश अंबानी जी के बारे में कहा जाता है वो भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जिसके कारण वो अपने बिजनेस के अंदर और क्या नई चीज़ें कर सकते हैं उसके ऊपर वो अपडेट रहते हैं। तो आज के टाइम पे तो बिजनेसमैन को अपडेट रहना पड़ेगा, और उसके लिए उसको अपनी ऑफिस, अपनी कुर्सी, अपना काउंटर, अपना गल्ला, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और आपको सिस्टम बना के अपनी कुर्सी, अपने गद्दी पे किसी और को बिठाना पड़ेगा। आप बाहर जाकर अपने नई नई चीज़ों को करके अपने बिजनेस को बड़ा करो। इसमें सर लोगों का माइंडसेट मैंने क्या देखा है, सेल्स तो मेरे बिना होगा ही नहीं, ये काम अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। वो काम डेलीगेट नहीं करते हैं और खुद करना इट्स ओके, माइक्रो मैनेजमेंट में जाता है सर। राइट। इनको लगता है कि मैं अगर यहाँ से सेल्स छोड़ दिया तो मेरे कंपनी का धंधा ही नहीं होगा। राइट। ये माइंडसेट, ये ना एक अहम होता है, एक ईगो होता है। और मैं अगर डायरेक्टली बोलूँ ना तो सिंपल सी चीज़ें, आपसे बढ़िया आपकी कंपनी में सेल्समैन हैं, आपसे बढ़िया परचेस करने वाले हैं, आपसे बढ़िया कस्टमर सर्विस देने वाले हैं, आपसे बढ़िया अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो आप अपने आप को सुपीरियर क्यों मानते हो? दो चीज़ है, आप सिलेक्ट करो दो में से एक। पहला, आपके बारे में पूरा मार्केट ये का ये बहुत सुपीरियर है लेकिन धंधा इतना छोटा है। और दूसरा कि लोग बोले कि इसको कुछ नहीं आता लेकिन धंधा इसका बहुत बड़ा है। आप क्या बनना पसंद करोगे? धंधा बड़ा करना। धंधा बड़ा करना, सिंपल सी चीज़ है ना। तो आप धंधा बड़ा करो ना। जब आपसे बेटर लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी कंपनी में अवेलेबल हैं, उनको अपनी जगह बिठाओ, उनको नई चीज़ें दो, उनको सारी चीज़ें करने दो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो सारी चीज़ें कर लेंगे। मैं अहमदाबाद में कंपनी की कंसल्टिंग कर रहा था, मैंने उनको पूछा, मैंने बोला सर आपने आईपीओ कैसे? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मेरे वहाँ पे एक सीए है उसने सब किया। मैंने बोला गजब। मतलब ऑनर ने ऐसा बोला कि मैं तो सिर्फ इधर घंटी बजाने के लिए गया था, मुझे और कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। मेरे वहाँ पर सीए है, उनको सब पता है, सारी चीज़ें आइडिया है, उन्होंने सारी चीज़ें करके हमारी कंपनी का आईपीओ कर दिया और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब आपकी कंपनी में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो मार्केट में है, जिनको लेकर आओ और उनको काम सौंप दो। आप अपने ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलो ना। आप तो ये सोचो कि मेरा बिजनेस आज जितना है उसका डबल मैं कैसे करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। Exactly. आप वहां अपना ध्यान लगाओ ना। बिजनेस में ऑलवेज दो पार्ट होता है, एक होता है ऑपरेशनल पार्ट, एक होता है डेवलपमेंट पार्ट। ऑपरेशनल पार्ट के अंदर ये होता है कि आपका बिजनेस चलना चाहिए, मतलब आप जितना बना रहे हो वो सारी चीज़ें चलना चाहिए, उसको कहते हैं ऑपरेशनल पार्ट। और डेवलपमेंट का, आपका बिजनेस चल तो रहा है लेकिन बढ़ना चाहिए। तो आपका ध्यान, आपका समय, आपकी ऊर्जा हमेशा डेवलपमेंट वाले काम पर होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के अंदर अपने टर्नओवर को कैसे बढ़ाओ, अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाओ, अपने यूनिट्स को कैसे बढ़ाओ, अपने मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाओ, आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाओ, इसके ऊपर आपका ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो सारी चीज़ों को अपनी टीम को सौंप दो और वो आपसे बेटर उसमें काम कर सकते हैं। और ये आपको भरोसा करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि हर चीज़ तो मेरे से होकर जानी चाहिए, हर चीज़ तो मैं ही करूँगा। और यही माइंडसेट ने आपके बिजनेस को अभी भी इतना छोटा रखा है। तो आप इस तरीके से मत करो। आपके बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। आप थोड़ा ऑपरेशनल एक्टिविटी से निकल के डेवलपमेंट में आ जाओ और ऑपरेशनल एक्टिविटी में अपने टीम को काम करने दो। ये डेवलपमेंट के टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा और ब्रीफ करना चाहूंगी, बिकॉज मेरा आखिरी कंटेंट और आखिरी टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हम कंपनीज में टीम की जेडी बनवाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड की रिजल्ट एरिया, लेकिन वहाँ ऑनर्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैडम सारी चीजें तो आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन मुझे कंपनी में क्या करना है, थोड़ा उसके बारे में, मेरे क्या क्या टास्क रहेंगे, क्या क्या काम मैं खुद करूँ, क्या क्या काम मैं छोड़ दूं जो कि टीम भी कर सकती है, तो मेरा फोकस किस किस एरियाज पे होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऑनर्स के जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा और आप ब्रीफ कर दें। ठीक है, देखो, जब अगर आपकी कंपनी 3 या 5 साल पुरानी हो गई है तो एज अ ऑनर आपके 4 काम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी टीम कर सकती है। ये 4 काम आपको करना है जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब कि आपका ध्यान ये होना चाहिए कि पुराने कस्टमर जो मेरे साथ जुड़े थे वो मेरे साथ जुड़े रहे और नए कस्टमर जो आ रहे हैं उनको सर्विस अच्छी मिलती रहे। सबसे पहला आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप बढ़िया रहे, उसके साथ आप कनेक्टेड रहो,
उनके साथ आप जुड़े रहो ताकि वो आपको छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर कस्टमर आपको छोड़कर जाएंगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, नए कस्टमर लाने में आपका धंधा बढ़ेगा नहीं। आपका धंधा तभी बढ़ेगा जब आपके पुराने कस्टमर रुकेंगे और नए कस्टमर आएंगे। तो पहला काम है CRM। दूसरा काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप मार्केट में जाओ, ट्रेड शोज में जाओ, एग्जीबिशंस में जाओ, आप नए नए जगह पर जाओ, आप मार्केट में जाओ, आप कस्टमर से मिलो, वेंडर से मिलो और उनसे आप समझने की कोशिश करो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या बंद हो रहा है, क्या आने वाला है, और उसके हिसाब से आप अपनी टीम को गाइड करो कि मार्केट में हमें अब ये नई चीज़ लानी है, नई चीज़ें करनी है। तीसरा है न्यू आइडियाज़ डेवलप करना। न्यू आइडियाज़, जैसे कि आपका बिजनेस ऑफलाइन चल रहा है, क्या इसको ऑनलाइन लेके जाया जा सकता है? मेरे बिजनेस के अंदर क्या और मैं नया कर सकता हूँ? मैं नई चीज़ें कहाँ से लेकर आ सकता हूँ? नए प्रोडक्ट कहाँ से ला सकता हूँ? नई सर्विस मैं कहाँ से ला सकता हूँ? नई टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर आ सकता हूँ? नए नए तरीके कहाँ से लेकर आ सकता हूँ? आपको नए आइडियाज़ ढूंढने के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो आपको बाहर जाके करना पड़ेगा। तो तीसरा काम ये। और चौथा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जाने, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा कैसे माने, आपको ब्रांड कैसे बनानी है, आप मार्केट में एक अच्छा नाम कैसे क्रिएट करो, आपके कस्टमर आपके बारे में बात कैसे करें, आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करो जिससे लोग आपके साथ सोशलाइज हो। तो ये 4 टास्क होते हैं जो अगर आपकी कंपनी 5 साल पुरानी है तो आपको करना है। बाकी सारा काम, सेल्स, परचेजिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, HR, एडमिन, CRM, ये सब चीज़ें आपकी टीम काम कर सकती है। ये 4 काम आपको करना है, CRM, R&D, आपको करनी है न्यू आइडियाज़ डेवलप करना, और आपको करना है मार्केटिंग, ब्रांडिंग। ये 4 टास्क आपको है जो एज अ ओनर आपको 5 साल के बाद करने होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें एज अ टीम आपकी कर सकती है। तो एज अ ऑनर अगर आप बोलोगे कि JD KRA, तो ये 4 काम होते हैं उनके JD में, अब उसके हिसाब से उनको अपना KRA बना लेना। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच सर। मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से हम भी ये ट्राई कर रहे थे ऑब्जर्व करने की कि कौन कौन सी गलतियां हैं कंपनी के ऑनर्स कर रहे हैं जिसके वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। सो आई होप कि आज के पॉडकास्ट के हिसाब से ऑनर्स को अपनी गलतियां रियलाइज हो और वो लोग इस चीज के ऊपर में काम करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।